प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं संविधान के एक महत्वपूर्ण विषय कार्यपालिका के बारे में। लेकिन कार्यपालिका को पढ़ने से पहले हम चर्चा करेंगे किसी भी व्यवस्था, किसी भी देश की शासन प्रणाली की महत्वपूर्ण शक्तियां क्या हैं। तो अगर हम शक्ति की बात करें, जिसे हम कहते हैं पावर, तो पावर तीन जगह दिखाई देती है। एक कार्यपालिका, दूसरी विधायिका और तीसरी है न्यायपालिका। देखिए, जो राजतंत्रात्मक व्यवस्थाएं थी या पूर्व की जो व्यवस्थाएं थी, उनमें तीनों शक्तियां राजा के पास रहती थी। राजा ही मुख्य प्रशासक था, राजा ही मुख्य न्यायाधीश था, राजा ही पूरे राज्य की समस्त गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। यानी उसके द्वारा बोले गए शब्द, उसके द्वारा बोले गए वर्ड्स विधि थे। उसने जो भी कह दिया वो निर्णय है, और वो युद्ध के मैदान में खड़ा हो गया तो सेनापति है। यानी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु कौन हुआ करता था? राजा। लेकिन जब राजा से या राजतंत्र से लोकतंत्र में परिवर्तन हुआ, लोकतंत्र यानी रूल ऑफ पीपल, जिसे कहते हैं हम लोग जनता का शासन, यानी जब जनता के शासन में परिवर्तन हुआ, तो अगर ये शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित रहती तो क्या होने की संभावना थी? तानाशाह या डिक्टेटर होने की संभावना थी। ये ना होने पाए, क्योंकि जनता का शासन है, ये ना होने पाए, इसलिए शक्तियों का विभाजीकरण या शक्तियों का पृथक्करण किया गया है। तो कौन कौन से पार्ट्स में शक्तियां बटी हैं? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज जिस चैप्टर पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो है कार्यपालिका। एक बड़ा चैप्टर है और हमारे संविधान में इसकी बहुत बड़ी व्याख्या है। इसे हम लोग यही करके देखेंगे, समझेंगे। देखिए, कार्यपालिका वास्तविकता में है क्या? अगर हम कार्यपालिका के बारे में चर्चा करें, इंग्लिश में से कहते हैं एग्जीक्यूटिव, तो देखेंगे कि एक सामान्य अर्थों में किसी देश या राज्य की लोक व्यवस्था, ध्यान दीजिएगा, लोक व्यवस्था जिसे कहते हैं पब्लिक सिस्टम, पब्लिक सिस्टम का संचालन करने वाली संस्था, संचालन करने वाली संस्था। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने शब्द यूज किया है किसी देश या राज्य की लोक व्यवस्था का संचालन करने वाली संस्था। यानी एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी संस्था जो किसी देश की लोक व्यवस्था में बहुत सारे विषय आते हैं। जो कुछ भी आप देख रहे हो, एक छोटे से निर्माण से लेकर के एक बड़े निर्माण तक, एक छोटी सी सड़क से लेकर के बड़े हाईवे तक, एक्सप्रेसवे तक, सब कुछ कार्यपालिका का हिस्सा है। सारी योजनाएं, सारे क्रियान्वयन, सारे अधिकारी, कर्मचारी जो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लोग व्यवस्था को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो सब कुछ कार्यपालिका है। तो कार्यपालिका एक छोटे से चपरासी से लेकर, अगर देखा जाए तो चपरासी से लेकर ऊपर राज्यपाल तक और उससे ऊपर राष्ट्रपति तक है। यानी कार्यपालिका एक बहुत बड़ा विषय है जिस पर हम एक एक करके सारी बातों को समझेंगे। तो विद्वानों ने इसको व्याख्यायित करते हुए कहा कि कार्यपालिका से तात्पर्य है लोक व्यवस्था का संचालन करने वाली संस्था। देखिए, बहुत सारे विद्वानों ने कहा कि वे सभी विषय जो विधायिका और न्यायपालिका के अंतर्गत नहीं आते हैं। यानी एक ऐसी परिभाषा देना जिसमें खाली आपने विधायिका को और न्यायपालिका को अलग कर दिया। यानी कहा गया कि जुडिशरी और लेजिस्लेचर
इसको अगर छोड़ दिया जाए, इन दोनों को छोड़ने के बाद जो कुछ भी बचा रहता है, जो कुछ भी बचा है, जो कुछ भी रेस्ट है, वो क्या है? कार्यपालिका है। यानी कार्यपालिका को एक परिभाषा यह भी दी गई कि विधायिका और न्यायपालिका के विषयों के अतिरिक्त जो भी विषय हैं उन सभी को हम कार्यपालिका मान सकते हैं। लेकिन एक सामान्य अर्थ में, एक लाइन में अगर कहना हो तो लोक व्यवस्था का संचालन करने वाली संस्था कार्यपालिका है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि एक छोटे से चपरासी से, एक कांस्टेबल से, एक लेखपाल से, एक बीडीओ से लेकर के ऊपर तक, इतने ऊंचाई तक जितने भी अधिकारी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस के कर्मचारी हों, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, जो भी कर्मचारी हैं, चाहे कमिश्नर है, सभी के सभी अधिकारी कार्यपालिका का हिस्सा है। यानी कार्यपालिका एक बहुत बेसद और एक बड़ी संस्था है। ठीक है, ये बात दिमाग को रखेंगे। अब देखिए, हमने ये बातें आपको बताई, इसी क्रम में आगे चले। कहा गया है आर्टिकल 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है, एक संघ है। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इस बात का बहुत बड़ा मतलब निकलने वाला है, ध्यान दीजिएगा। भारत राज्यों का एक संघ है, यानी जो ये भारत आप देखते हो, इस तरह से एक हम भारत देखते हैं, ये जो हम भारत देखते हैं, ये भारत छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बना हुआ है। इन राज्यों से मिलकर के इस भारत का निर्माण हुआ है। तो भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो जैसे ही हमने कार्यपालिका की बात की, तो कार्यपालिका के 2 भाग हो गए। कौन कौन से भाग हो गए? पहला भाग हो गया संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका, और दूसरा भाग क्या हो गया? राज्य की कार्यपालिका। क्यों हो गया? क्योंकि भारत में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। सो जो कुछ व्यवस्था इंडिया के लिए दी गई है, वो सभी व्यवस्थाएं राज्यों के लिए भी हैं। यानी हम कार्यपालिका को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक संघ की कार्यपालिका और एक राज्य की कार्यपालिका। क्लियर हो रहा है मेरे भाई? 2 भागों में। अब हम इसे विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं। अब इसे एक एक करके थोड़ा देखेंगे, चीजों को समझेंगे कि संघ की कार्यपालिका में कौन से व्यक्ति आते हैं, संघ की कार्यपालिका में कौन प्रधान होता है, कैसे कार्य होता है, ढेर सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। अब देखिए, पहला हमने आपको बताया कि संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका, अगर हम संघ की कार्यपालिका के प्रधान की बात करें, यानी अगर हम इसके पूछे कि भाई संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, हेड कौन होता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो संघ की कार्यपालिका का प्रधान जो है वो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति, ये बहुत सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन क्वेश्चन यहां से घूम करके आए हैं प्रधान को लेकर के। प्रधान में पूछा गया है कार्यपालिकीय प्रधान कौन है? कार्यपालिकीय प्रधान तो राष्ट्रपति है। पूछा गया है औपचारिक प्रधान कौन है? तो इसका उत्तर भी राष्ट्रपति है। तीसरा पूछा गया प्रारूपिक प्रधान कौन है? तो इसका उत्तर भी राष्ट्रपति है। और चौथा है संवैधानिक प्रधान कौन है? तो इसका उत्तर भी राष्ट्रपति है। यानी अगर हम हेड ऑफ द सिस्टम की बात करें तो उसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। लेकिन ये 4 तरह के क्वेश्चन और भी आपके सामने आए हैं, इन्हें भी ध्यान रखना है। इसका उत्तर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की तुलना अगर हम करें, इसकी तुलना अगर हम करें तो किससे कर सकते हैं? इसकी तुलना हम ब्रिटेन के सम्राट या महारानी से कर सकते हैं।
कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी अक्सर आता है परीक्षाओं में कि भाई इसकी तुलना हम किससे कर सकते हैं? तो इसकी तुलना हम सम्राट से या महारानी से कर सकते हैं। कहाँ के? ब्रिटेन के। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति की तुलना। हमने भले ही राजतंत्र नहीं अपनाया, हमने लोकतंत्र अपनाया है, लेकिन हमने जो व्यवस्थाएं जहां से जैसे ली हैं उसी क्रम में हमें ध्यान रखना है। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये है, ध्यान रखिएगा, और चौथा ये है। अब यहां पर हमने आपको बताया कि संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, हेड कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। इसी जगह पर आपको याद रखना है कि संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। किए जाते हैं। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई संघ के सारे कार्य किसके नाम से होते हैं, तो उत्तर होगा राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं सारे कार्य, सभी कार्य। जैसे मान लीजिए कोई टेंडर निकल रहा है, कोई एक्सप्रेस वे का निर्माण हो रहा है, कोई बड़ी कुछ योजना आ रही है, तो उस पर जो लिखा रहेगा ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, क्या लिखा रहता है? ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिस टेंडर इज इनवाइटेड। भारत के राष्ट्रपति की तरफ से यह निविदा आमंत्रित की जा रही है। यानी जो स्थायित्व वाला पद है वो राष्ट्रपति का पद है, इसलिए समस्त कार्य जो कहे जाते हैं राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। इस पाठ को याद रखिएगा। तो आपके मन में आ रहा होगा कि फिर प्रधानमंत्री क्या करते हैं? प्रधानमंत्री भी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, लेकिन जो नाम है वो प्रेसिडेंट का होता है और काम हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री का होता है। तो यहां पर हमने आपको बताया कि संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इसकी तुलना हम ब्रिटेन के सम्राट या महारानी से कर सकते हैं, और सभी कार्य, संघ के जितने भी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। इतनी बात अभी तक चर्चा हुई है। तो आगे चलते हैं। अब यहां पर अगली बात इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद का मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। ध्यान देना है। यानी जो संघ के सभी कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, ठीक है, लेकिन इस शक्ति का, कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रयोग, ध्यान दीजिएगा, वास्तविक प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद करती है। अब आप कहोगे भाई ये लोग क्यों कर रहे हैं प्रयोग? देखिए रीजन क्या है कि चुनाव जब होते हैं, चुनाव में जनता अपना मतदान करती है, यानी जनादेश देती है, और जनादेश किसी पार्टी को मिलता है, यानी जनता उस पार्टी की योजनाओं से प्रभावित होती है, तभी तो करती है। जैसे कर्नाटक में जनादेश मिला, जैसे उत्तर प्रदेश में जनादेश मिला, है ना। तो जब उस पार्टी को जनादेश मिला तो वो क्या करती है? सरकार बनाती है। तो ये जो जनादेश किसी पार्टी को मिला था, ये किस उद्देश्य से मिला था? क्योंकि इसकी योजना से, इसके मैनिफेस्टो से लोग प्रभावित थे, तो सरकार को उन्हीं योजनाओं को अपने हिसाब से लाना पड़ेगा। बिजली फ्री, पानी फ्री, सब फ्री, तो आपने कहा है तो आपको करना पड़ेगा। चाहे वो कर्नाटक में कहें, चाहे आप दिल्ली में कहें, या कहीं भी कहें, आपने जो कहा है वो आपको करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आपकी पार्टी के मैनिफेस्टो में ये बात थी, और जिससे जनता प्रभावित हुई है, और प्रभावित होने की वजह से उसने आपको मत दिया है और आप जीत करके सरकार बनाने के लिए आए हैं। इसी वजह से प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद, देश की बात करते हैं तो देश में पूरे देश ने मतदान किया है, तो देश की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए
उन योजनाओं को लाना होता है। इसीलिए कहा जाता है कि वास्तविक रूप से जो कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग है वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद करती है, लेकिन नाम किसका होता है? नाम होता है, नाम प्रेसिडेंट का होता है, और काम किसका होता है? काम पीएम का और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होता है। तो ये ध्यान रखने की आवश्यक चीजें हैं कि इस तरह से हमारी कार्यपालिका शक्ति प्रयोग करती है, इस प्रकार से कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहां पर हमने चर्चा की। अच्छा, यहीं पर यह बात भी ध्यान रख लेना है कि हर चीज चेक एंड बैलेंस पर आधारित है, मनमाना कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद है वो जो भी करती है वो सदन को संज्ञान में लेकर करती है। जो भी योजना आती है, जो भी कार्यक्रम होते हैं, जो भी स्कीम्स आती हैं, वो भी उसी प्रक्रम के आधार पर आती हैं, सबको पता होता है। इसलिए कहीं पर भी ट्रांसपेरेंसी की या पारदर्शिता की कमी नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज ध्यान रखेंगे तो बेहतर रहेगा। हमने आपको कार्यपालिका के बारे में बताया और संघ की कार्यपालिका की चर्चा की। अब ऐसा ही राज्य की कार्यपालिका के संदर्भ में पढ़ना होगा। राज्य की कार्यपालिका में क्या होता है? राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका का जो प्रधान है या जो हेड हैं वो कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। गवर्नर। जैसे सामान्यतः यही प्रश्न पूछा गया भाई कि राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन हो, सीधा सीधा क्वेश्चन आया है तो आप उसका उत्तर राज्यपाल लगाएंगे। यहां पर भी वही सेम बात है कि राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। और दूसरी बात कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रयोग मुख्यमंत्री तथा उनकी मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। देखिए, इसको भी ध्यान दीजिएगा, वही सेम बातें हैं, बस थोड़ा सा नाम चेंज हुए हैं। राज्य के सभी कार्य किसके नाम से होते हैं? राज्यपाल के नाम से होते हैं। और इसकी कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रयोग की बात अगर हम करें तो यहां पर क्या है? मुख्यमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। यानी नाम इनका होगा और काम किसका होगा? काम इनका होगा। रीजन वही है कि जनादेश जिसे दिया गया है, जिसे अवसर दिए गए हैं सरकार बनाने के, जिसे जनता ने चुना है, जिसके पे जनता की इच्छा थी कि इस बार इनको मौका दिया जाए, ऐसे लोग सामने आते हैं और उनके माध्यम से चीजें होती हैं। तो कार्यपालिका के संदर्भ में हमने आपको कुछ बताया, उसे ध्यान रखिएगा, चाहे वो राज्य की कार्यपालिका हो चाहे संघ की कार्यपालिका हो। जब हम कार्यपालिका के बारे में पढ़ते हैं तो कार्यपालिका के साथ साथ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी हम पढ़ते हैं। जैसे एक आर्टिकल हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 52, अभी तुरंत याद करने के लिए, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति होगा। दूसरा अनुच्छेद हम लोग यहीं पर याद करते हैं 123, राष्ट्रपति के अध्यादेश, अध्यादेश को बोलते हैं अंग्रेजी में ऑर्डिनेंस, जारी करने की शक्ति। और एक अनुच्छेद हम लोग यहीं पर और पढ़ते हैं, अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। ये तीन अनुच्छेद भी ध्यान रखने की जरूरत है, परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए इनको दिमाग में रखना जरूरी है।
अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति एक राष्ट्रपति होगा, ये बात। अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करना, ऑर्डिनेंस जारी करना। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। ठीक है, यहां पर दो अनुच्छेद हम लोग ध्यान देते हैं राज्य के संदर्भ में। जो आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो या जो चीजें देख रहे हो आप, वो एक जो ऑफलाइन क्लासेस होती हैं शुरुआती दौर में हम उनकी कक्षाओं में चर्चा करते हैं, ताकि एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में बन जाए। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, संविधान में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, कौन से नाम आएंगे, उनका क्या मतलब होगा, इस उद्देश्य से सारी बातों को बताया जाता है। फिर चैप्टर्स पर विस्तार चर्चा होती है। राष्ट्रपति को पढ़ने में ही लगभग 5-7 दिन लग जाते हैं, 1 हफ्ते का समय लग जाता है। तो वो टाइम लगेगा क्योंकि विस्तार से पढ़ना है। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत बढ़ रहा है। इस बार आईएएस का पेपर आया है, आप देख लीजिए किस तरह का पेपर आया है, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी है, फैक्ट भी है, करंट भी है, तो सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। अब अगर हम यहां राज्य की बात करें तो राज्य में कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद है 161, राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति। और अनुच्छेद 213 राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो ध्यान देना है, आज हमने कुछ अनुच्छेद पढ़े हैं जिन्हें दिमाग में रिकॉल होना चाहिए। एक तो हमने पढ़ा है अनुच्छेद 161 और अनुच्छेद 213। इसमें राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति है और इसमें राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। यहां हमने पढ़ा है अनुच्छेद 52, 123 और 72। प्यारे विद्यार्थियों, कार्यपालिका का क्या अर्थ है और कार्यपालिका के प्रधान के रूप में कौन से लोग हैं, वास्तविकता में कार्यपालिका क्या करती है, आज इन विषयों पर चर्चा हुई। हमने आपको बताया कि कार्यपालिका से तात्पर्य है किसी देश या राज्य की लोक व्यवस्था का संचालन करने वाली संस्था। फिर हमने इसे और थोड़ा सा स्पष्ट करने का प्रयास किया और हमने आपसे कहा कि वे सभी विषय ध्यान दीजिएगा, हमने आपसे कहा कि वे सभी विषय जो यहां पर चर्चा हुई कि विधायिका और न्यायपालिका के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हें हम कार्यपालिका कह सकते हैं। इसे भी एक्सप्लेन किया गया आपको, इसलिए इनको याद रखिएगा। सामान्य अर्थों में किसी देश की लोक व्यवस्था का संचालन करने वाली संस्था है। फिर हमने आपको अनुच्छेद 1 के माध्यम से बताया कि भारत राज्यों का एक संघ है। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, अनेकों राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये सब चर्चा आपसे हुई और ऐसे करके भारत का निर्माण हुआ है। लेकिन हर एक संस्था का अपना एक अलग मतलब है, हर राज्य का अपना एक अलग मतलब है। इसी वजह से कार्यपालिका को भी 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 2 भाग हमारे सामने निकल करके आए? पहला भाग आया संघ की कार्यपालिका और दूसरा भाग आया राज्य की कार्यपालिका। हमने इस पर चर्चा की आपसे। फिर हमने आपको बताया कि संघ की कार्यपालिका में क्या है, कौन प्रधान होता है। तो संघ की कार्यपालिका के प्रधान के रूप में हमने आपसे बताया कि राष्ट्रपति आते हैं। लेकिन इसके 4 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है कार्यपालिकीय प्रधान, एक औपचारिक प्रधान, एक प्रारूपिक प्रधान, एक संवैधानिक प्रधान। इनको भी ध्यान रखना है, अगर कुछ भी पूछा जाए तो आपको बनना चाहिए। हमने आपको बताया कि हम भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से या महारानी से कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही साथ हमने बताया कि संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, यानी ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑल द वर्क्स आर डन। इस चीज को ध्यान रखना भी जरूरी है। फिर इसके बाद हमने आपसे चर्चा की कि संघ की कार्यपालिका शक्ति की वास्तविक जो शक्ति है या वास्तविक शक्ति का जो प्रयोग है वो कौन करता है। तो हमने आपसे कहा कि उसका प्रयोग प्रधानमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। यानी वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उनका जो मंत्री परिषद है उसके द्वारा इस शक्ति का प्रयोग किया जाता है। वास्तविक शक्ति अगर देखी जाए ना तो प्रेसिडेंट में तो है सारी चीजें, लेकिन सब कुछ प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सिफारिश पर है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियों में कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा है। हम लोग आने वाले समय में उस पर चर्चा करेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे। अभी एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, इसलिए ध्यान देने की आवश्यकता है। प्यारे विद्यार्थियों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के नाम से हमारा एप्लीकेशन है
गूगल प्ले स्टोर पर उसे देख लेंगे। इसी नाम पर हमारा यूट्यूब पर चैनल है, इसे देख लेंगे। टेलीग्राम पर भी हमारा इसी नाम से चैनल है, और मिशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एफबी पर हमारा पेज है। तो हमसे आप जुड़े रहिए ताकि ढेर सारी चीजें हम आप तक पहुंचा सकें। एफबी पर भी डेली करंट अफेयर आ रहा है, उसे आप अटेंड कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन पर, जो मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के नाम से हमारा एप्लीकेशन है, उस पर भी स्टडी मटेरियल में डेली करंट अफेयर्स अपडेट होता है। 10 क्वेश्चंस आते हैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं। बहुत जल्दी वीडियो के लिए टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम बनाया गया है, वो आपको ऑनलाइन वहां पर अवेलेबल हो जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं। और दरोगा के, सिपाही के लिए, एसएससी के लिए भी पेपर अपडेट किए जा रहे हैं, वो भी आपको वहां से मिल सकते हैं। तो जब टच में रहेंगे तो चीजें आपको मिल सकेंगी। प्यारे विद्यार्थियों, हमने आपको यहाँ बताया कि नाम होता है प्रेसिडेंट का और काम किसका होता है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद का। तो ध्यान रखिएगा, रीजन हमने आपको समझाया था, क्योंकि जनता के जनादेश के आधार पर कोई पार्टी सरकार बनाती है तो उसे भी अपने मन के हिसाब से, अपनी इच्छा के अनुसार से योजनाएं बनाने का अधिकार है, और वो योजना का जो मूल रूप होगा, जो अंतिम प्रारूप पर हस्ताक्षर होंगे, वो प्रधानमंत्री के नहीं होकर के राष्ट्रपति महोदय के होते हैं। यानी राष्ट्रपति ही अंतिम स्थल पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, सारी चीज उसी के नाम से होनी है, काम इन लोगों के हिसाब से होना है। तो ये ध्यान रखेंगे अगर तो अच्छा रहेगा। हमने इसके बाद आपसे चर्चा की राज्य की कार्यपालिका के बारे में। हमने आपसे कहा कि राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, राज्यपाल होता है। और यहां पर भी हमने आपसे बताया कि राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, और काम जितना भी होता है, यानी वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग जो होता है, वो मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। तो नाम और काम के रूप में हमने आपको यहां भी समझाने का प्रयास किया। तो दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पर चर्चा की आपसे, और हमने कहा कि इन्हें जरूर याद करना है। देखिए, अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 123 कहता है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 72 कहता है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। और जब हम यहाँ पर एंटर करते हैं तो यहाँ पर क्या बात इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 161 कहता है राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति, और अनुच्छेद 213 कहता है राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने जो चर्चा आपसे की है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। सारी बातों को एक क्रम से धीरे धीरे आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। पर डे की क्लास को अटेंड करते रहिएगा, चीज़ें आप तक पहुंचती रहेंगी। एक समय आएगा जब आप पूरे संविधान और पूरी विधि पर बहुत विस्तृत अध्ययन कर लेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला बहुत जल्दी आपके पास आने वाली है। बराबर जुड़े रहिए, साथ में तैयारी करते रहिए। जो संभव है वो आप तक ज्ञान पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ताकि अंतिम लक्ष्य जो सफलता है वो मिल सके। जय हिंद।